दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी पोल की आखिर व्याख्या किस रूप में की जाए। एक तरफ जहां पर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बनी है, 74 सीटें बीजेपी ने जीती है और तकरीबन 4-4.5 लाख से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। वहीं जो पीडीपी है वो इंडिपेंडेंट से भी कम सीटें जीती है। पीडीपी और कांग्रेस से ज़्यादा सीटें तो इंडिपेंडेंट ने यानी कि निर्दलीयों ने जीती है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन 67 सीटें जीती है और तकरीबन 3 लाख यानी कि 2,82,000 के आसपास उसे वोट मिले हैं। तो सवाल क्या है कि धारा 370 खत्म होने के बाद पहले डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हुई और जिस शुरुआत में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बीजेपी ने एक तरह से जो कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और तमाम जो पार्टियां थी उसको मजबूर कर दिया कि वो इस इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें हिस्सा ले, वरना एक तरह से कहीं ना कहीं वो दरकिनार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस मैंडेट का मकसद क्या है, इस मैंडेट के मायने क्या हैं और किस रूप में सेंटर इस मैंडेट को ले रहा है, तो प्योर पॉलिटिक्स में बात डीडीसी पोल के मैंडेट और उसके मतलब की। तो शुरुआत करते हैं। जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन जो 20 जिले हैं, 20 जिलों में से तकरीबन 13 जिले जो हैं वो गुपकार गैंग के पास में चले जाएंगे। जो नतीजे बताते हैं बीजेपी 6 जिलों में जो जम्मू के ज़िले हैं वहाँ पर अपनी एक तरह से बढ़त बनाकर वहाँ पर उस एडमिनिस्ट्रेशन पे उन्होंने कब्जा किया है। जो बीजेपी का अगर आप देखें पोल प्रोस्पेक्ट खास करके जम्मू के इलाके में तो बहुत अच्छा रहा है और बीजेपी ने ज़्यादातर सीटें जम्मू के इलाके से जीती हैं और कुल मिलाकर पूरे जो चुनावी नतीजे हैं उसमें 74 सीटें जीती हैं और 4 लाख से ज़्यादा यानी कि 4,87,000 यानी कि तकरीबन 5 लाख के आसपास बीजेपी ने वोट पाए हैं। लेकिन ज़्यादातर वोट जो बीजेपी को मिले हैं वो जम्मू इलाके से मिले हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसके नतीजे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि एक तरह से धारा 370 खत्म होने के बाद एक तरह से मिडिल पाथ लिए हुई थी और हालांकि धारा 370 के खत्म किए जाने का वो विरोध कर रही थी, लेकिन वो पीडीपी की तरह उतनी आक्रामक नहीं थी। तो इसलिए एक तरह से जो मैंडेट जनता ने दिया है वो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी पार्टी बनकर उभरी है, जो कि 67 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है और 2,82,000 नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले हैं। इस चुनाव का जो एक तीसरा बड़ा मैसेज है कि इंडिपेंडेंट जो कि निर्दलीय हैं, जो कि बीजेपी और केंद्र की एक कोशिश थी कि पूरे जम्मू कश्मीर में उस तरह की लीडरशिप को उभारा जाए जो यंग लोग हैं, जो नई लीडरशिप को कल्टीवेट करें और वहाँ पर जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उभे हुए लोग हैं उनकी एक लीडरशिप वहाँ पे कल्टीवेट की जाए। तो अगर उस एंगल से देखें तो इंडिपेंडेंट काफ़ी बड़ी संख्या में जीते हैं और 49 इंडिपेंडेंट निर्दलीय जीते हैं और उन्हें अच्छा खासा वोट भी मिला है। अगर पीडीपी को मिले वोट की तुलना करें तो आसमान ज़मीन का अंतर है। पीडीपी को जो सीटें मिली है 27 सीटें मिली हैं, 55,000 मात्र वोट मिले हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट को अगर कहें तो 1,71,000 वोट मिले हैं। जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो भी खासा उत्साहवर्धक नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली हैं, लेकिन वोट जो मिले हैं कांग्रेस को 1,40,000 के आसपास वोट मिले हैं। अब ये सवाल है कि इस जो वर्डिक्ट है इसका किस तरह से मूल्यांकन किया जाए, इसके मतलब कैसे निकाले जाएं। अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी पहली बार घाटी में एक तरह से अपना अकाउंट खोल रही है। बीजेपी के लिए जिस ज़माने में बीजेपी के नेता कहते हैं कि पूरी घाटी में कुल मिलाकर बीजेपी को 1,000-1,500 वोट मिलते थे, वहाँ पर बीजेपी का 3 इलाकों में यानी कि नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में सीटें जीतना एक रिमार्केबल जीत कही जा सकती है। और ख़ास करके उस इलाके में जहाँ पे बुरहान वानी जो एक तरह से आतंकवादी था और जिसकी सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया था, उस सीट से बीजेपी बहुत मुश्किल से 9 वोटों से हारी है। तो यहाँ पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैंडेट है वो अलगाववादियों के विरोध में है, जनता अलगाववादियों के पक्ष में साथ नहीं खड़ी है। ये एक मैंडेट का विश्लेषण किया जा सकता है। हालांकि
3 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीती है और 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से हारी है, जहां पे 3 वोट से 9 वोट से बीजेपी हारी है, जिसमें कि गुरेज और त्राल का इलाका है। जो त्राल जहां बुरहानवानी का इलाका था, वहां से बीजेपी का कैंडिडेट 9 वोटों से हारा है। अब ये सवाल ये है कि इस मैंडेट का जो सेंटर की तरफ से अगर देखा जाए और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके 3 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष ये है, बीजेपी और सेंटर ने धारा 370 खत्म होने के बाद तकरीबन 1 साल तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस बंद था। एक तरह से ढेर सारे पीडीपी के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जेलों में थे, लेकिन उसके बाद एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हुई। पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोचा कि चुनाव का बाइकआउट करें, लेकिन फिर उन्हें लगा कि बीजेपी को वॉकओवर मिल जाएगा जिस तरह से पंचायत चुनाव में मिला था, तो इसलिए उन्होंने एक अलायंस बनाया और उस अलायंस के तहत चुनाव लड़ा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर के नैरेटिव की पहली जीत यहाँ पे ये हुई कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हुई और उस प्रोसेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी दल को, जो कि धारा 370 का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी पार्टिसिपेट करना पड़ा। और अब जो विकास की एक तरह से जो प्रोसेस शुरुआत होगी जिलों में, जो पैसा जाएगा सेंटर से, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो लीडर जीते हैं वो कहीं ना कहीं उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेंगे। तो सेंटर की पहली जीत इस तरह से कही जा सकती है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। धारा 370 की जो वैधता थी, जो कि स्वीकार नहीं की जा रही थी, उसको एक वैधता मिली। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हुई और उसमें जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी, जो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस जैसी पार्टियां, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी जीत कही जा सकती है कि बाई एंड लार्ज जो चुनाव है वो करप्शन फ्री रहा है। ज़्यादातर आरोप नहीं लगे हैं कि चुनाव में रिगिंग हुआ है। तो एक तरह से निष्पक्ष चुनाव जिसमें कि सारी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया और जीत हासिल की। तो ये एक तरह से मोदी सरकार, अमित शाह की दूसरी जीत एक तरह से वो कह सकते हैं कि प्रोट्रे कर सकते हैं कि उनकी दूसरी जीत है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ जिसमें कि मेनस्ट्रीम पार्टियों ने भी भाग लिया, बाकायदा इसके कि वो धारा 370 को खत्म किए जाने का विरोध करते रहे। और तीसरी जीत इस तरह से कही जा सकती है कि बीजेपी का घाटी के इलाकों में पहली बार अकाउंट खुला है और कहीं ना कहीं बीजेपी अगर 6 सीट 7 सीटों पर अपनी 3 सीटें जीतकर, 3 सीटें बहुत मार्जिनल संख्या से हार कर 6-7 सीटों पर बीजेपी अगर कहीं ना कहीं रेस में है, तो ढेर सारी ऐसी सीट है जहां पे बीजेपी का जो वोट शेयर है, अगर पिछले चुनाव की तुलना में देखा जाए घाटी में, तो आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ा है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से घाटी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। जो बीजेपी का नैरेटिव है कि घाटी के इलाकों में बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाए। लेकिन अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी और कश्मीर डॉक्ट्रिन, और उस पर इस चुनाव से क्या असर पड़ा है और वो किस डायरेक्शन में जम्मू कश्मीर की राजनीति आने वाले दिनों में जा सकती है। अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब चुनकर आए तो उनकी एक कोशिश थी, उन्होंने मनमोहन सिंह वाजपेयी से सीख लेते हुए उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनको अपने स्वेरिंग समारोह में आमंत्रित किया। उसके बाद 2015 का जो आप देखें कि 2015 में नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर में रैली को संबोधित करने गए तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ वैसे तो मुझे जन्मदिन के मौके पर 15 रुपये भी गिफ्ट नहीं करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस समय फ्लड आया हुआ था, बाढ़ आया हुआ था और बहुत भयानक बाढ़ था, लेकिन मेरी माँ ने 5,000 रुपये दिए जम्मू कश्मीर के जो फ्लड से अफेक्टेड लोग हैं उनकी भलाई करने के लिए। एक तरह से वो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उससे उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। 2017 का जो रेड फोर्ट से यानी कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान वहाँ के लोगों को गले लगाने से निकलेगा। 2018 में जब वो संसद में उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्होंने एक तरह से कहा कि बुलेट से बात नहीं बनेगी बल्कि बातचीत से बात बनेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को गला लगाना होगा तभी बातचीत बनेगी। और कहीं ना कहीं वाजपेयी को उन्होंने इन्वोक किया। वाजपेयी के जो फेमस भाषण था कि जमहूरियत और कश्मीरियत से जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होगा।
लेकिन 2019 आते आते प्रधानमंत्री को लगा कि जो गले लगाने वाली बात है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो रही है जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो इसलिए उससे पहले भारत सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी मस्कुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी गई, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार की जो मस्कुलर पॉलिसी थी उसका कहीं ना कहीं नतीजा भी निकला, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार एक तरह से डरती रही, इमरान खान की सरकार डरती रही। उसे लगा कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। जो आतंकवादी घटनाएं थी उसमें थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन अब मोदी सरकार के सामने ये चैलेंज था कि धारा 370 खत्म किए जाने के बाद एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू करें, और उस तरीके से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो शुरुआत हुई है वो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव तक जा सकती है। अब सरकार की प्रायोरिटी ये होगी कि वहाँ पे कैसे विधानसभा चुनाव कराए जाएं और किस तरह से वहाँ पे विधानसभा बहाल की जाए। तो एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल करना, वहाँ पे शांति अमन चैन बहाल करना, और साथ ही मस्कुलर पॉलिसी के ज़रिए ये दिखाते रहना कि जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, उनके लिए मोदी सरकार में कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, और ख़ास करके अलगाववादी हैं उनके प्रति सख्त रवैया रहेगा। तो किस तरह से 2014 से जो वाजपेयी की पॉलिसी से नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी, उन्होंने अपना जो गियर था वो बदला, और उसके बाद वो मस्कुलर पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर की समस्या का वो समाधान निकालने की दिशा में काम करने लगे। अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा, आने वाले दिनों में किस तरह से हालात होंगे, और एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टियां एक तरह से धारा 370 खत्म होने के बाद उनके पास कोई नैरेटिव नहीं बचा था, वो फिर से मुख्य धारा में आना चाहती हैं। तो केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात है, सुखद संदेश है कि वो उन्हें उस नैरेटिव में शामिल करें। शंकर एनिमेस द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने कमेंट, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजें।